I'll share the screen. आपने जो पिछले मैंने जो पढ़ाया था आपको, इफ यू रिमेम्बर, ओके, तो आपने फ्लक्स पे सारे क्वेश्चंस लगाए थे, बताओ। अरे कोई भी अनम्यूट करके बोल दो कि सर लगाए थे, कोई कोई बोल दो ऐसे ही, हाँ सर लगाए थे। कोई थोड़ा लगो कि ऑनेस्ट है, नहीं सर टाइम नहीं मिल पाया था। अरे कुछ तो बोलो, इतना इतना शांत होकर नहीं पढ़ाई होता, थोड़ा एक्टिव रहा करो, ठीक है। चलो, तो मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, इसमें तो बता दो हाँ या ना। यस यस सर। ठीक है, ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पिछले बार जो पढ़ाया था, ये एक फिजिक्स में बहुत ही हार्ड कॉन्सेप्ट होता है, फ्लक्स के बारे में बात करना। क्योंकि क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना फ्लूइड में, तो फ्लूइड में जब हम बोलते हैं ना फ्लक्स, फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स का अर्थ होता है फ्लो। तो आपको एक चीज दिखती है कि या तो कोई वॉल्यूम, लिक्विड का कोई वॉल्यूम फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से। अगर आपने एक डैम देखा होगा, ये देखो डैम का गेट, ऐसा आप बोलोगे कि ये सर देखो, ये रहा डैम और ये रहा इसका गेट। तो इस गेट का सर जो क्रॉस, ये गेट का जो एरिया है सर, इससे कितना वॉल्यूम पानी निकल गया, इससे सर देखो इतने टाइम में इतना वॉल्यूम पानी निकल गया, ये वॉल्यूम पानी से इस क्रॉस सेक्शन से निकल गया सर इतने टाइम में। तो आप वहां पे क्या निकालोगे कि रेट क्या है, किस किस रेट से वो फ्लो कर रहा है। तो वॉल्यूम कितने यूनिट टाइम में निकल गया, इस क्रॉस सेक्शन से बताएगा क्या, उसका बताएगा फ्लक्स, राइट। लेकिन मतलब फ्लक्स मतलब फ्लो, कितना फ्लो हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इस चीजों की जहां इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसा लगेगा कोई चीज फ्लो हो रहा है, समथिंग इज फ्लोइंग, राइट। और उसका हमने क्या जाना था कि अगर हमें निकालना है कि वो फ्लक्स कितना है, ये फ्लो क्या फ्लो कर रहे हैं, फी लाइंस फ्लो कर रहे हैं, जो कि दिखेंगे नहीं आपको, कभी भी आपको दिखेंगे नहीं। उनका इंटरेक्शन तब होता है जब आप किसी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हो, यानी आपके अंदर अगर चार्ज होगा और वो फील्ड के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपको फोर्स परसीव होगा, आप ये परसीव करोगे, ये तभी परसीव करोगे जब आपके अंदर ये होगा, अदरवाइज आप फील्ड को नहीं महसूस कर सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं कि मासलेस, अगर आपको मैं अज्यूम करवा दूं कि आप मासलेस हो, आप कभी नहीं जान पाओगे कि ग्रेविटेशन, अर्थ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है आपके ऊपर या उसकी फील्ड है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, जो चीज मुझे दिखती नहीं वो चीज ऐसी थोड़ी होती कि नहीं होगी, है ना। लाइट में मैं रात में मैं अगर किसी रूम में अंधेरा कर दूं तो ऐसा थोड़ी होता है कि टेबल गायब हो गया। वो तो चीजें हमें दिख नहीं रही है, हमें परसीव नहीं हो रही है, लेकिन टेबल तो है वहां पे भैया, ठीक है। तो ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होता है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, चीजें समझ में आएगी। तो मैंने जब लास्ट क्लास में आपको बोला था कि फ्लक्स होता क्या है, तो हमने बोला था कि जब हम फ्लक्स की बात करते हैं सर, तो हम बात करेंगे, देखेंगे पहली बात अभी के, अब सब देखना स्टार्ट करेंगे कि किस टाइप का सरफेस है। मतलब आपके पास जनरली, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्लेनर सरफेस है। प्लेनर सरफेस मतलब जैसे आपके पास स्क्वायर है, सर्कल है, ये एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है, राइट। एक ही प्लेन में, अगर मैं कोई प्लेन बना दूं तो ये देखो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैंने एक फ्रेम खींच दिया तो ये स्क्वायर, ये चीजें, सर्कल या एक ट्राइंगल, ये इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में, राइट। लेकिन मैं बोलूं आप क्यूब को इसको इस प्लेन में ला सकते हो, क्यूब मतलब क्यूब जो आप बनाते हो उसके सरफेस को क्या एक प्लेन में ला सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन एक फायदा है सर। तो आप बोलोगे क्या सर, मैं बोलूंगा कि देखो इसके सरफेसेस को देखो, ये क्यूब है तो इसके सरफेस, ये सॉरी इसके फेसेस क्या होंगे, फेसेस होंगे स्क्वायर। हाँ सर, स्क्वायर एक प्लेनर फिगर है। तो इस बारे में बोल सकता हूं कि क्यूब के सरफेस को हम 6 भाग में बांट देते हैं सर। इसको कहते हैं फेस 1, इसको कहते हैं फेस 2, पीछे वाले को फेस 3, इसको 4, ऊपर वाले को 5 और नीचे वाले को 6। तो इस 6 ही पार्ट में क्यों बांटते हैं, कारण मालूम चला आज कि उनका प्लेनर सरफेस है वो सारे। हाँ ठीक है, वो क्लोज नहीं है, वो क्लोज नहीं है। एक सरफेस, एक एक फेस से थोड़ी मालूम चल जाएगा कि इसका क्यूब का मतलब ये क्यूब कैसा बने रहेगा। इस फेस को मिलाएंगे साथ में इस फेस को मिलाएंगे, तब जाके सारे फेस मिलेंगे और उसके क्या बनाएंगे, सरफेस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने एक चीज जाना कि सर आपके पास कोई भी सरफेस हो, ऐसे तो इन जेनरिक जब आप ये वाला जो फॉर्मूला लगाते हो ना सर,
कि ये d5i इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो सर ये वाला आप, ये तो जनरल डेफिनेशन है फ्लक्स का, किसी भी छोटे से एरिया से, इस छोटे से एरिया से कैसे गुजर रहा है। और सर हम जानते हैं, सर आपने बताया ds जो होता है ये एरिया वेक्टर है। और एस कैसे हम निकालते हैं हमें मालूम है सर, कोई छोटा सा रीजन होगा उसका अपना डिफरेंशियल वैल्यू हो गया, और डायरेक्शन कैसे होता है, टू द नॉर्मल टू दैट स्मॉल एरिया। ठीक है, तो सर ऐसा बताया था कि आपके दो पॉसिबल होंगे, एक इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी नॉर्मल हो सकता है। तो अगर आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर लिखना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकते हैं सर। तो सर हमारे पास अगर क्लोज्ड हो, यानी किसी रीजन के बारे में बात करेंगे, रीजन के बारे में बात करेंगे, तो रीजन का सरफेस कैसा होता है, क्लोज सरफेस होता है। कोई आप रीजन को तभी घेर सकते हो ना जब उसके सरफेस क्लोज होंगे, तभी तो आप बोलोगे कि हाँ ये चीज इस सराउंडिंग से आइसोलेट हो गई, मैं इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका एक सरफेस होगा, और वो सरफेस कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें जो फ्लक्स निकाला जाए वो कोई कंडीशन नहीं देता है कि वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, कि वो एक प्लेनर होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, ये इन जेनरिक का बात बताता है। लेकिन हमने जो किया था, हम लोगों ने प्लेनर लाया था, और साथ में पहला बात प्लेनर लाया था, साथ में हमने बोला था ई जो होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस शुड बी इक्वल। इट मीन्स यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब पूरे स्पेस में नहीं बोल रहा था मैं, पूरे स्पेस में होगा तो और अच्छी बात है, नहीं होगा तो कम से कम हमारे पास क्राइटेरिया दे दे कि जो सरफेस पे हम बात कर रहे हैं, जिस सरफेस पे बात कर रहे हैं उस सरफेस पे कम से कम हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या है, फील्ड जो है इक्वल है। और जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं, जब उसको इक्वल बोलता हूं, तो इसका अर्थ दोनों होगा, डायरेक्शन भी सब पॉइंट पे सेम है ई का, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो वहां पे हम जाके काम कर लिए थे सर उस केस में, यानी प्लेनर और उस हर जो प्लेन सरफेस हमारे पास आया हुआ है उसके हर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें कुछ कंडीशन, इन दोनों का कंडीशन डाला था, और जाके हमारे पास था ई ए कॉस थीटा आया था सर, पाई का वैल्यू। लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है, ये सब पे चलेगा, आपका प्लेनर हो नॉन प्लेनर हो। देखो ये स्फीयर है, स्फीयर क्या एक प्लेनर सरफेस है, नहीं, एक प्लेन में आप ये जो सरफेस ऑफ स्फीयर है उसको आप ला ही नहीं सकते हो। इवन कोई भी थ्री डी रीजन के सरफेस को कभी भी एक प्लेन में आ ही नहीं सकता। ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल क्या है, ये तो एक सेट उसका फेस है, यानी सरफेस का पार्ट है। फेस है यानी सरफेस का पार्ट है, पूरा सरफेस तो नहीं है। तो हम ये चीज जान गए थे सर कि ऐसे निकालते हैं तब जब प्लेनर में बातें होती है तब, ठीक है, उसमें हम आराम से निकाल लेते हैं। दूसरी बात, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया था कि ई डॉट डी एस तो आपके पास फंडामेंटल रिलेशन होता ही होता है। जब इसके बाद फिर हमने कई जगह पे देखा था कि सर जब नहीं वो ऐसे काम करता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और उससे निकालते हैं। और आपने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें हमें याद दिला दिया था हमेशा कि जो कॉस थीटा जो होता है, थीटा जैसे नाम की चीजें होती है, वो एक्चुअली एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उससे और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है सर। ठीक है, कोई हॉरिजेंटल बना दे, कोई वर्टिकल बना दे और उसके बीच में एंगल देते जाए तो वो नहीं होता है। ठीक है, और स्फीयर के केसेस में हमने निकाला था सर, ये सॉरी पॉइंट चार्ज के केसेस में हमने निकाला था। अब क्या किया था कि हमने देखो यहां से हमने पहले फील्ड से स्टार्ट किया, अब हम धीरे 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 चार्ज के ऊपर आ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, बातें कह रहे हैं चार्ज अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है, अब नहीं बोल रहे फील्ड है, अब सीधे बोल रहे हैं चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, जब कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो उसका अपना एक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, चाहे कैसा भी हो, पॉइंट चार्ज हो, आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का चार्ज हो, जैसे आपके पास अभी पढ़ा होगा रिंग, आपके पास रिंग भी हो सकता है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपके पास पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप का जो होता सकता है रीजन जिसके ऊपर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा हो, कैसा भी हो, उसका कुछ ना कुछ फील्ड बनेगा, राइट, हर पॉइंट पे अपना फील्ड होगा। हम कहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं पे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं कैलकुलेट करने का अर्थ मेरा मतलब है हमारे सिलेबस से बाहर है। हमने जैसे रिंग के केस में पढ़ा था, तो रिंग के केस में क्या पढ़ा था, एक्सियल लाइन पे सिर्फ पढ़ा था। किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे बोलते थे कि ई क्या वैल्यू निकालो, तो आप बोल देते थे सर देखो ये आ गया के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, सर ये आ गया किसी भी पॉइंट पे।
एक्सियल लाइन पे। हाँ, अब बोलोगे कि यहां से बता दो, ये यहाँ पे बता दो, तो बोलोगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन होगा, वहां पे भी ई एग्जिस्ट करेगा, उसका अपना वैल्यू होगा। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे अब ई के जगह बात करते करते क्या कर दिया, चार्जेस पे आ गए। क्यों बात चार्जेस पे आ गए? क्योंकि जब चार्ज होगा तो ऑटोमेटिकली फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। अगर फील्ड प्रोड्यूस होगा यानी वेक्टर फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन होगी, जिसको हम बोलेंगे फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो अब ये शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अभी तक जो हमने फील्ड निकाला था, फ्लक्स वाला जो क्वेश्चंस किए थे, वो जनरली आपको ऐसे पूछेगा, एक दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, वो ऐसे ही पूछेगा कि आपको ऐसे नहीं दे देगा, कोई कर्व सरफेस ऐसा नहीं दे देगा और बोल देगा कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दे देगा ई का, इस पॉइंट पे ई का वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे ई का वैल्यू ये है, इस पॉइंट पे वैल्यू ये है, और इसको निकालो, ठीक है। आपके पास एक प्लेन सरफेस होगा और फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म होगी, और आपको जनरली ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, इसको अभी अब आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे गॉस लॉ के फॉर्मेट में। तो मैं गॉस लॉ को सिर्फ स्टेट कर रहा हूं, प्रूव नहीं कर रहा हूं। पहली बात, स्टेट करना मतलब सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि गॉस लॉ क्या है, और उस पर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे किस चीज में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन के कारण हम रॉन्ग कर सकते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, और हमारे पास सिलेबस में प्रूफ नहीं है। अदरवाइज गॉस लॉ भी प्रूव होता है। गॉस लॉ बेसिकली कूलम्स लॉ और डाइवर्जेंस का प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जेंस को मिलाया जाता है, और वहां पे सॉलिड एंगल जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो आपके लिए ये चीजें भी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो, क्यूरियस हो तो, इसके प्रूफ के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। तो अब हम सीधे स्टेट करते हैं गॉस लॉ को। अब देखो, अभी हमने तक फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स तो आपने जो बेसिक डेफिनेशन बताया था वो यही होता है सर, इसका तो डेफिनेशन हमेशा यही रहेगा सर, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर यहाँ पे आप नेट लगा रहे हो, अच्छा बात है सर। थ्रू द क्लोज सरफेस, थ्रू द क्लोज सरफेस। नाउ यहाँ पे अगर आप सर लिखोगे, तो अगर आप यहाँ पे जो सरफेस जो होगा, अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ये स्क्वायर सा आ गया, ना ना सर, ये क्लोज सरफेस नहीं है। स्फीयर बनाओ सर, स्फीयर, ये क्लोज सरफेस है सर। कैसे? हम एक पॉइंट से चलते हैं, उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे सर, देखो ऐसे घूमते 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 फिर इसी पे पॉइंट पे पहुंच गए, ये क्लोज सरफेस है। स्क्वायर में लो, यहां से चले, कहाँ जाओगे, यहां जाके रुक गए, वापस वो उस पॉइंट पे तो नहीं पहुंच पाए, यानी क्लोज सरफेस है ही नहीं, ठीक है। तो अब जो बात होगी क्लोज सरफेस पे होगी। क्लोज सरफेस मतलब जब मैंने आपको बताया था तो एक और चीज हिंट दी थी, इसके साथ ये जो एसोसिएटेड है ना, वो रीजन, यानी जो सरफेस है भैया, ये सरफेस है। सरफेस मतलब क्या होता है? सरफेस मींस द पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच आइसोलेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। आप किसी भी, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मानते थे ना, एक सिस्टम है, आपके पास एक कप रखी हुई है, कप से हीट कैसे डिसिपेट हो रहा है वो निकालना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते थे आप वहां पे, याद करो। तो क्या बोलते थे कि इस सरफेस से कैसे रेडिएशन हो रहा है, कैसे हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो सरफेस करता क्या था, वो सराउंडिंग से, वो एक ऐसा लेयर जो सिस्टम का सबसे लास्ट वाला लेयर है, और वहां क्या कर रहा है वो, सिस्टम को, सिस्टम के रीजन को सराउंडिंग के रीजन से आइसोलेट कर रहा है, राइट। तो यहां पे यही हो गया, एक जब अगर हमें क्लोज सरफेस बना दिया, तो इसका अर्थ क्या हो गया, उसके अंदर के एक रीजन को कहेंगे द रीजन ऑफ द सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हो गया, यहाँ पे हमेशा क्या बोले रहे हैं कि गॉस लॉ स्टेट करता है द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught, ठीक है। यस सर। अब देखो, मैं आपको तो स्टेट कर दिया, अब देखो फिर भी आप फिसलोगे कैसे चीजों को। आप याद रखना, नेट फील्ड के बारे में क्यों बोल रहे हैं सर, पहली बात, ठीक है। क्लोज सरफेस का तो अर्थ आपने बता दिया, ठीक है सर। जब क्लोज सरफेस होगा तो उसका एक, ये बोल रहे हैं ना, इनक्लोज बाय द सरफेस, द नेट
charge enclosed by the surface, यानी the net charge inside the region of the surface, right, inside the region of the surface, ठीक है, उसके अंदर होगा, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन उठता है सर, नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला बात। दूसरा बात, सरफेस पे अगर चार्ज हुआ तो, पॉइंट चार्ज, अंदर ना हुआ तो, ये सब क्वेश्चन तो उठ रहे हैं सर। अब इसके जवाब देने पड़ेंगे। हम तो ठहरे फिजिक्स में, अब इसको बात को गोल घुमा फिरा सकते नहीं है, या तो हाँ या तो ना में चलेगी चीजें। तो देखो इसमें, अब पहले इसके देखो, ये रहा हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ठीक है। अब हमने एक क्लोज सरफेस लिया। सर क्लोज सरफेस आप लेना कोई ऐसा है क्या कि स्फेरिकल टाइप का ही लेना है या किसी एक शेप का लेना है? मैंने बोला नहीं, आप लो अपनी मुट्ठी से ऐसे बना दो, ये भी एक क्लोज सरफेस है, ये शेप हो गया, आपकी मर्जी। मतलब ये सब, ये फिंगर्स के मतलब ये पूरा ऐसे चल रहा है, पूरा रीजन घिरा हुआ है अंदर में, ठीक है ना, ये पूरा ऐसा बनेगा, ऐसा ये रहेगा सरफेस। ऐसा सरफेस ले लो, कोई भी सरफेस लो, यानी कोई भी कैसा भी रीजन ले लो, कैसा भी रीजन ले लो, आर्बिट्री शेप का कैसा भी रीजन ले लो, ठीक है। तो उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? अगर आपने किसी रीजन को लिया है तो उसका सरफेस कैसा होगा? क्लोज सरफेस होगा, ऑफ कोर्स क्लोज सरफेस होगा। तो क्लोज सरफेस हो जाएगा, ठीक है सर, उसका कोई शेप के ऊपर कोई बात नहीं है सर, आप जब मन करे जैसा मन करे वो लो। दूसरी बात सर, चार्ज इनक्लोज्ड, ये कुछ नहीं बोल रहा है कि इसके अंदर कहां पे होना चाहिए और किधर होना चाहिए, ये कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे है सर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये इनक्लोज चार्ज है। नहीं है, आउट, क्यू आउटसाइड है, ठीक है। क्यू इनसाइड है तब जब उसके अंदर है, सरफेस पे होगा, वो चार्ज कैलकुलेट नहीं होता है क्यू इनक्लोज्ड में। क्यू इनक्लोज्ड में वो चार्ज नहीं कैलकुलेट होता है। इनसाइड, इनसाइड दिस वन, इस रीजन में। अब नेट क्यों बोला सर? क्योंकि मान लो ये पॉइंट चार्ज है, अब हमने पॉइंट चार्ज पे आ गए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फ्लक्स का बना हुआ है फील्ड के साथ, फील्ड स्ट्रेंथ के साथ, ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला। तो यानी ये जो सोर्स चार्ज है ये अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा, तो इसके कारण यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता होगा। सपोज करो ए पॉइंट पे देख रहे तो, ए पॉइंट पे देख रहे तो इसके कारण बनता होगा। तो इसको मान लो कि हमने बोला ई एट ए ड्यू टू, इसको वन मानते हैं, वन। अब इसके कारण भी तो बन रहा होगा, तो मान लो कि इसके कारण बन रहा होगा तो ये ऐसा होगा, इसको बोलेंगे ई एट ए ड्यू टू टू। इसके कारण भी तो बन रहा होगा। अरे यार, इसके कारण तो ऐसा दिखना चाहिए ना, लाइन ऐसे ड्रॉ की है इस टाइप का, तो मान लो कि ऐसा छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा सोच। तो ये क्या होगा? ई एट ए ड्यू टू थ्री, यानी इन तीनों के चार्ज, चार्ज के कारण जो फील्ड आ रहा होगा उसको कैलकुलेट करना होगा। और इस ए पे क्या ले लेंगे? छोटा सा एरिया ले लेंगे, जितना डिफरेंशियल एरिया आता है। और इसके बाद फिर ये तो क्लोज सरफेस है, यहाँ पे तो जो यूनिट नॉर्मल देना है सर आपने बता रखा है कि इनसाइड द सिस्टम टू आउटसाइड, तो यार ये रहा सर, यही रहेगा। अब जितना भी ई है सबको डॉट लेंगे इस किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ, यानी डीएस के साथ। और वो उस पॉइंट पे उस वैल्यू क्या दे देगी? वो क्या दे देगी? इस छोटे से एरिया से डिफरेंशियल फ्लक्स का वैल्यू दे देगी। भैया डिफरेंशियल ही वैल्यू देगी ना, ये तो एरिया बहुत छोटा है, ई टाइम समथिंग, तो ये बहुत छोटा वैल्यू आएगा, d5। तो ये क्या है? फ्लक्स थ्रू द सरफेस एट ए, ठीक है। अब इसी को हम सारे को सर क्या करना है कि इसको जोड़ना है, क्योंकि थ्रू द बाय द, ये सॉरी, थ्रू अ क्लोज सरफेस है ये, तो इस पॉइंट ए पे हुआ, फिर ऐसा बी बनेगा, फिर ऐसा सी बनेगा, सारे पॉइंट को लेते जाएंगे, जितना है सबको पॉइंट को लेते जाएंगे, और उस फ्लक्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जितने भी बनेंगे, जो कि इनफिनाइट बनेंगे, छोटे छोटे हर पॉइंट पे। और वो जो फ्लक्स होगा वो क्या आएगा? फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस आएगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. और वो क्या अब ये स्टेट कर रहा है?
ये क्या स्टेट कर रहा है गॉस लॉ कि ये जो होगा, जो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस होगा, ये आपके इसके बराबर होगा, ये बोलने की कोशिश कर रहा है गॉस लॉ। ये बात समझ में आ गई? यानी अब मैं आपको बोलूंगा कि अब मैं फील्ड के बारे में नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। और सरफेस कैसे आप डिसाइड करोगे? सरफेस आप बोलोगे कि सर हमारी मर्जी, हम जैसा रीजन लेना चाहते हैं, जैसा रीजन लेंगे उस रीजन का अपना एक सरफेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप स्फीयर लो, कोन लो, ये लो, स्क्वायर लो, और लो, ये लो, कुछ भी आप जो मन करे लो। बस हमें मतलब क्या होगा, चार्ज इनक्लोज है कि नहीं। अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो दो भाग में बढ़ जाएंगे वो। कुछ चार्ज जो उस सरफेस के अंदर नहीं है, और कुछ जो है वो उनको कैलकुलेट करेंगे क्यू इन साइड में, और बाकी को छोड़ देंगे। और हम देखो अब ये मैथमेटिकली इतना घिचर पिचर, अब सब देखो, इसका फील्ड का वैल्यू यहाँ पे निकालो, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, और फिर सबको क्या करो, इसको क्या करो, सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर मान लो कि आपके पास ऐसे कोई ये रहता है, क्या होता क्या है, ई दिया रहता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया रहता है। अगर आपको फिजिक्स अगर आगे जाओगे तो कैसे होगा, डिफरेंशियल एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया आपका दिया रहता है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया रहता है, राइट। इनके बीच में आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, इसको डिफरेंशिएट करके, इसके बीच में इसको डिफरेंशिएट करके, और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, तो आपको आ जाता है डी फाई, और इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देते हो। कितना लंबा मेथड है। और इसको जो निकालते हो रिजल्ट आता है, वो बोलता है कि तुमने इतना मैथ लगाया। मैं बता देता हूँ कि वो इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये थ्योरम आपको कितना हेल्प कर दिया देखा? अरे हाँ या ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो समझ गए हैं, तो ये आगे एक चीज बताओ, अब इसमें बताओ कौन सा चीज सही है और कौन सा गलत है। आप सब टाइप करोगे, कोशिश सब करो, सब कोशिश करो। गलत होने की कोई मतलब कोई बात नहीं, गलत हम हो सकते हैं, लेकिन ट्राई करो। बुद्धू ये पता है नहीं है कितने चलाने को गई थी। इट्राइड देख गोलोक गोलोक गोलोक। अरे अंजलि बेटा, अभी तो ध्यान दे के पढ़ाई करो, बच्चे खिला रही हो तुम। या हो सकता है वो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, देखो वो बच्चा भी पढ़ रहा है, तुम सोचो खुद, वो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो उसके साथ।
नो सर, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी ना, तो ये पीछे पीछे रिपीट कर रहा था। हाँ देखो, वो भी पढ़ाई कर रहे, देखो फिजिक्स उसको भी अच्छा लग रहा है। आई टेल यू, फिजिक्स इज ए नेचुरल सब्जेक्ट। वो चीजों को खींचता है अपने तरफ, सोचने के लिए, फील कराने के लिए। चलो, ठीक है, इसका आंसर मैं डिस्क्लोज करता हूँ। एक एक और बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस स्टेटमेंट से पढ़ने से पहले। यहाँ पे एक चीज मैंने, एक चीज और मैंने बोलना भूल गया था। ये जो चार्जेस है, इन चार्जेस के कारण भी बन रहे हैं फील्ड, इनको मैंने देखा नहीं था। सो हाँ, यहाँ पे अगर आप क्या है, तो इसके कारण भी यहाँ ये भी फील्ड होगा, और इसका भी अपना एक फील्ड होगा। तो अगर इसको 4 बोलोगे और इसको 5 बोलोगे, सेम चीज लगेगा, एट ई एट ए ड्यू टू 4, एंड ई एट, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा रखा था, ये वाला फिफ्थ वाला रखा था, तो ई एट ए ड्यू टू 5, ये सब आ जाएगा, यानी नेट फील्ड वहां पे रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने 4 और 5 देखा नहीं था। अब इसका मैं आंसर डिस्क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब देखते किसने सही किया किसने नहीं किया। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते क्या क्या इसमें बातें कही गई है। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सर, वैलिड तो है, हेल्पफुल नहीं है। मतलब हेल्पफुल तभी होता है गॉस लॉ, गॉस लॉ तब हेल्पफुल होता है जब हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सिमेट्रिकल हो जाए, हेल्पफुल होता है। लेकिन वैलिड तो सबके लिए है सर, आपने खुद बोला था अभी, कैसा भी सरफेस हो, किसी भी प्रकार का आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि चार्ज अंदर में है ये बताया गया था, किस पोजीशन पे कहाँ पे है कैसा बन रहा है कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, तो यानी पहला तो वैलिड तो है सर। हाँ, आने वाले टाइम में हम देखेंगे थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है अगर वो चीजें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे आती है तो। किसकी? चार्ज की। किसमें? उस रीजन में जो सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, समझ में आ गया सर। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द चार्ज प्लेस्ड इन द वैक्यूम ना सर। इसको पानी के अंदर डुबो के रखो, इसको कहीं पे भी डुबो के रखो, कैसे भी रखो, किसी भी जगह रखो, ये वैलिड है तो वैलिड है। ठीक है, रहा बात, हाँ ये चीजें जरूर बात होगी, ये चीजें जरूर होगी। आप एक चीज देखना, फ्लक्स में आप ये जरूर होगी कि यहाँ पे क्या फील्ड की वैल्यू चेंज होगी क्या, इसके कारण अगर मैं ये मीडियम चेंज कर दूं, यहाँ पे मीडियम चेंज कर दूं, तो फील्ड की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी क्या? इस पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज 1, जैसे बोलूं ई एट ए ड्यू टू 1, आप जो लिखोगे वो आप लिखोगे, मान लेते हैं कि ऐसे आपने लिखा, और ये डिस्टेंस सेपरेशन इनके बीच में आर, तो हम लिखते हैं के क्यू, ये Q1 है तो Q1 मान दिए, और बाई आर स्क्वायर, और आर यूनिट कैप डायरेक्शन का, आपने ये बोला था सर। ठीक है, आपकी बात सही है। अब यहाँ पे अगर मीडियम चेंज किया तो क्या फील्ड का वैल्यू, वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होता है क्या? अगर सिर्फ हमने सोर्स चार्ज वैसे ही रहने दिया, सिर्फ मीडियम चेंज कर दिया, यानी वैक्यूम से लेके पानी में डुबो दिया उस डिस्ट्रीब्यूशन को, तो क्या होगा? फील्ड ये ई के वैल्यू में चेंजिंग आएगा? तो बोलोगे हाँ सर। के जो होता है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग काउंट करते हैं कूलम्स लॉ में, वो एक्चुअली होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम होगा सर तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम बन जाता है सर, और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा जाता है सर। के ये जो होता है ये कैपिटल के होता है, ये स्मॉल के है, स्मॉल के है। ठीक है, ये कैपिटल के है। स्मॉल के और कैपिटल, कैपिटल की क्या क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में ऐसे तो पीछे में बात किए ही थे, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, थोड़ा सा आगे भी बात होगा कैपेसिटर में। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि फील्ड की वैल्यू तो चेंज होती है सर, लेकिन नेट फ्लक्स उस सरफेस से, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती सर। ये बात समझ में आ गया? फील्ड तो चेंज होता है, फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन नेट फ्लक्स चेंज नहीं होता है।
ओके, हाँ, फिर आपने सर बोला था यहाँ पे एक और चीज कि the electric field calculated by the Gauss law is a field due to the charges inside the Gaussian surface. नहीं सर, अभी आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया था पढ़ के, मतलब चीजें देख ली थी आपने, मैं मिस कर गया था। तो सिर्फ इनसाइड वाले के कारण ही थोड़ी फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे ई नेट बोले ना, ई नेट बोले हैं तो सारे जितने भी यूनिवर्स में जितने भी चार्जेस हैं जहां पे भी होंगे, मतलब यूनिवर्स मतलब क्या होता है, हम जिस क्वेश्चन में कर रहे हैं उस क्वेश्चन में जितने भी जहां भी चार्जेस दिए होंगे, और हमने सरफेस रीजन लिया है, बस ये ऐसा शेप का ये ले लिया, ये क्लोज सरफेस ले लिया, और यहाँ पे चार्जेस है रखे हुए, यहाँ रखे हुए हैं, 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 यहाँ रखे हुए। फील्ड जो होगा यहाँ, फ्लक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो फील्ड जो होगा यहाँ पे, फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो सबके कारण, यानी नेट फील्ड होगा, वो नेट फील्ड स्ट्रेंथ होगा, सबका वेक्टर एडिशन होगा, सब सोर्स चार्जेस के कारण जो वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस हो रहा होगा उसका वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल द चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स सरफेसेस। हाँ सर, यही बात है, इस चीज को हम आगे और अच्छे से देखेंगे। एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, यहां से याद करो हमने एक क्यूब वाला क्वेश्चन किया था, वहां से हमने बोला था इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, याद है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था आपके पास, राइट। उस समय जब हमने कैलकुलेट किया था तो इसके थ्रू, इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा था? कोई तो नंबर बोल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई नंबर। अरे जीरो था। कैसे सर, आपने बोला था ये देखो फील्ड ऐसे जा रही है, एक ऐसे ले लिया था, ये देखो इस सरफेसेस, ये वाले सरफेसेस, तो देखो ये वेक्टर इधर बन रहा है, एरिया वेक्टर, और फील्ड आपके पास यहाँ पे होगी फील्ड, इस पॉइंट पे देखते तो फील्ड इधर होगी एक डायरेक्शन में, 90 बना रही थी, ये जीरो कर दे रही थी, ये जीरो कर दे रही थी, इधर वाले का जीरो हो रहा था, इधर वाले का जीरो हो रहा था, सिर्फ इस फेस के कारण, इस फेस के कारण, इस वाले फेस के कारण, इस वाले फेस के कारण और आगे वाले फेस के कारण आ रही थी सर। और जितना यहाँ पे था, देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर बन जा रहा था, एरिया वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर पड़ रहा था, इसका इधर पड़ रहा था। ई तो यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो ई ए कॉस थीटा लगाते थे, तो यहाँ पे देखो ई का इधर वैल्यू है, इधर ही है, तो यहाँ पे भी इधर ही रहेगा ना भैया। यू ई आपने यूनिफॉर्म बोला है, एक बार आपने कहीं पे वैल्यू फिक्स कर दिया, वो वैल्यू सब जगह देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि आपने ऐसे दे दिया, कुछ भी दे दिया, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसमें आप समझ लो कि ऐसे ही दे दिया, इसी डायरेक्शन में दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इसका अपोजिट आ रहा है, तो ये क्या कर देता था, कैंसिल आउट कर दे रहा था। इससे हम एक और क्या बात बोल सकते हैं, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि नहीं, अगर किसी क्यूब, क्यूब एक क्लोज सरफेस है कि नहीं, हाँ, उसके थ्रू हमने निकाला था, अगर कोई यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो वो जीरो आ रहा है, इसका अर्थ है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। बात बिल्कुल सही है, अगर यहाँ पे चार्ज आएगा तो ये सारे जो यूनिफॉर्म फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसको खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज रेडियली सिमेट्रिकल होता है, वो हर एक अलग अलग डिस्टेंस पे अपने आप फील्ड क्रिएट करने लगेगा, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तभी एक यूनिफॉर्म फील्ड बन सकता है। इसी के लिए जब हम यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इन्फिनाइट शीट का यूज करते हैं। इन्फिनाइट शीट क्या होते हैं, वो किसी भी पॉइंट पे एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आप सोचते हो कि नहीं यूनिफॉर्म फील्ड सर बोल तो देते हो, प्रोड्यूस तो हमें करना पड़ता है, तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो आगे दिखेगी चीज है कि अच्छा एक इन्फिनाइट शीट टाइप का अगर हम यूज करें कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर चार्ज दे दे तो हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो आगे निकालेंगे चीजों।
ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड वाले केसेस में यानी फ्लक्स जब जीरो है तो यानी इसके अंदर चार्ज भी नहीं होगा। इसका अपोजिट देखो ना, क्लोज सरफेस ना, ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इस चीजों को मैंने इस चीज से बताया था, ये चीज अब आपको इसको मैं बताता हूं कैसे ये चीजों को आप इमेजिन करोगे। ये चीज आप समझ गए ना, यानी यहाँ पे इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, जब नेट फ्लक्स इस ट्यूब के थ्रू जा रहा है तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने एक चार्ज ये लिया, ये लिया, और ये लिया, और ये लिया, ठीक है। इस कारण से मैंने एक इनक्लोज सरफेस ये बनाया है। फ्लक्स इसके थ्रू, अगर ये सरफेस एस है जो क्लोज्ड है, तो फ्लक्स थ्रू एस कितना होगा बताओ। अगर ये Q1, Q2, Q3, Q4 दे रखा है तो बताओ। अरे बताओ जल्दी, कोई अनम्यूट करो अपने आप को, इतना शर्मा मत। क्या हुआ? अरे इतना शर्म खा रहे हो। अरे बोलोगे सर Q1 प्लस Q2, क्यू इनक्लोज्ड है ना सर, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने भी चार्जेस है Q4 तक डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं बोलता हूं मैं यहाँ पे एक और चार्ज ले आया Q5। अब फ्लक्स इसके थ्रू कितना होगा, क्या वो सेम रहेगा? बताओ। अरे बताओ हाँ या ना। अगर मैं Q5 को ले आता हूँ, Q5 को ले आता हूँ तो क्या इसके फ्लक्स में चेंजिंग आएगी? इस सरफेस, क्लोज सरफेस से फ्लक्स फ्लोइंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, उसमें कोई चेंज आएगा? सर उसमें Q5 भी प्लस हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, मैंने ये बोल रहा हूँ क्यू, यहाँ पे जो ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है? क्यू इन लिखा हुआ है। वर्ड क्यू इन मतलब क्या होता है ये देखो यहाँ पे, वही तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये क्यू इन मतलब ये सरफेस, और जो क्यू इन क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3, ये क्यू इन है आपके। क्यू आउट कौन से है? 4 और 5। तो आपको कैलकुलेट कौन करना है? क्यू इन को कैलकुलेट करना है। और अगर सरफेस पे भी होंगे वो क्यू इन में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी ये चीज अगर, तो आप लोगों ने आंसर कैसे कर दिया था यार? है कहीं से पढ़ लिए हो ना कि तुक्का मारे? यार मेरा ऐसा तुक्का तो लगता ही नहीं था यार, मेरे एग्जामिनेशन में सब गलत ही तुक्का लगता था। दर्दनाक स्टोरी है, कोई बात नहीं। हाँ तो तुमने बता तो दिया सब तुम लोगों ने आंसर। तो यहां से मेरे को मालूम चलता है कि Q5 के प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई मतलब नहीं है इस फ्लक्स को, इससे इसके प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है। इसका अर्थ इसके कारण जो फील्ड लाइंस इधर घुस रही होगी उतनी ही निकल जा रही होगी इस सरफेस से। अरे एक और चीज देखो, क्यू थ्रू द क्लोज सरफेस, एस जो हम ले रहे हैं क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, हमने देखा था दो टाइप का आएगा, क्यू आउट और क्यू इन। इन दोनों ही का तो एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। कुछ सरफेस पे फील्ड लाइंस ऐसी होंगी और डायरेक्शन, इसका एरिया मतलब सरफेस का जो होगा, सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। कुछ के जगह क्या होगी, कुछ में ऐसे होंगी, ई ऐसे आ रही होगी और ये ऐसे दिखा रहा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये वैल्यूज क्या हो रही होगी, निगेटिव आ रही होगी, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा ना। तो निगेटिव आ रही होगी तो क्या होगा, निगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था, अगर फ्लक्स का वैल्यू निगेटिव है तो इंटरिंग इनसाइड द रीजन, पॉजिटिव है तो एग्जिटिंग द सरफेस। तो ये तो इंटरिंग वाला हो गया, ये एग्जिट वाला होगा। तो जितना आउट वाला जा रहा होगा उतना ही इन वाला होगा, लेकिन सिर्फ क्या प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा, जिस कारण से वो कैंसिल आउट कर दे रहे होंगे।
तो यानी इस Q5 के कारण जितना फील्ड लाइंस घुस रहा होगा ना उतना उस सरफेस से निकल भी जा रहा होगा। इसका अर्थ ये होगा, यहाँ पे देखा ना, ये देखा ना, ये हो क्या रहा था, ये वाली चीजें मैंने बोला है कि यहाँ से जितना फील्ड लाइंस घुस रहा था उतना इससे निकल जा रहा है सर, तभी तो फ्लक्स जीरो आ रहा है सर। यहाँ पे एरिया वेक्टर ले रहे थे सर, इधर फील्ड लाइंस इधर था, ऐसे था फील्ड सारे, एरिया वेक्टर इधर था, एक आपके पास प्लेनर था, ये रहा सर। और यहाँ पे क्या है, इसके आगे वाले फेस पे क्या है, आगे वाले फेस पे देखो सर, आगे वाले फेस पे ऐसा हो रहा है, आगे वाला फेस अगर आप इसका बना रहे हो तो यहाँ पे देखो सर, इसका एरिया वेक्टर है इधर, और फील्ड लाइंस अगर फील्ड का तो यूनिफॉर्म है तो सर ये रहा, ये रहा। तो ये इसके साथ देखो, ये इसके साथ कैसा है, जीरो एंगल, और इसके साथ क्या है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब फ्लक्स का वैल्यू आएगा निगेटिव, क्योंकि cos थीटा होगा 180। तो निगेटिव मतलब इंटरिंग, फ्लक्स इंटर कर रहा है इसमें और इससे एग्जिट कर रहा है। यानी जो आउटसाइड में जो चार्जेस हैं, ऐसा नहीं है कि उसके कारण फील्ड, यहाँ पे फील्ड नहीं बनते होंगे, बनते होंगे। और ऐसा नहीं कि जब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं E.ds तो वहां उसको नहीं काउंट कर रहे हैं, सिर्फ इसी को काउंट कर रहे हैं, इनक्लोज वाले को नहीं, नहीं नहीं, ई नेट में सबका आ रहा है। लेकिन क्लोज सरफेस पे जो कुछ इंटर कर रहा है उतना एग्जिट भी कर दे रहा है, जिस कारण से वो, उस कारण से जो Q5 के कारण जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो इनसाइड नहीं पड़ रहा। समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ये बात समझ में आया? ठीक है, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो अभी और अच्छे से आएगा। ठीक है, अभी होता है। ठीक है, एक चलो ये क्वेश्चन लगा, ये एक आपको क्वेश्चन दिया, आपको ये क्वेश्चन है कि देखो मैं पहले रीड कर, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ a if a point charge q is at one of the corner। सर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, बताइए सर, क्लोज सरफेस, अब सर यहाँ पे इसके वर्टिसेस पे लाके रख दिया है सर, ये एक वर्टिसेस पे जाके चार्ज रख दिया है सर। अब ये इसने बहुत ज्यादा एक काम कर दिया है, गेम खेल लिया है, ना तो इनक्लोज रखा है ना आउटसाइड रखा है, ये बीच में लाके वर्टिस बाउंड्री पे ही रख दिया, जिसको मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो इस केसेस में अब देखो कैसे काम करेंगे, इस केसेस में कैसे काम करेंगे। ठीक है, इसको सर ये वाले से जो बोलोगे इनक्लोज है आउटसाइड है, ये इससे नहीं बैठ रहा है सर, ये इससे नहीं बैठेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना इनक्लोज मतलब अंदर वाले होने चाहिए और आउटसाइड मतलब बाहर वाले होने चाहिए, लेकिन ये बीच में सरफेस पे है, तो इसको कैसे करें सर। क्यूब तो एक क्लोज सरफेस है सर, मानता हूं क्यूब एक क्लोज सरफेस है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये चार्ज ऐसा आ गया है ना इस बार कि इसके कारण मुझे फ्लक्स निकालने में दिक्कत हो रही है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ये बात हम आपकी बात समझ गए। तो आप एक बात देखो, इसके कारण ये जो सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे ये लाई कर रहा होगा चार्ज, ठीक है, इस सरफेस का पार्ट होगा, इस सरफेस का भी पार्ट होगा, इसके थ्रू जीरो होते हैं सारे, इसके थ्रू जीरो होंगे। किसके कारण निकलेगा फ्लक्स, किसके कारण निकलेगा, ये देखो यहाँ वाला पोर्शन, ये जो पीछे पड़ रहा है, ये वाला जो पोर्शन, ये वाला पड़ रहा है ना, इसके कारण फ्लक्स आएगा। ठीक है, ये वाला इसको तो टच नहीं कर रहा ना, इसके यहाँ वर्टिसेस तो इस फेस को तो टच नहीं कर रहा है, तो ये वाला फेस के कारण, और ये नीचे वाला है उसको तो टच नहीं कर रहा होगा, उस फेस पे तो है नहीं, उस फेस पे तो चार्ज है नहीं ना, ये वर्टिसेस इसका अगर लाई करता है तो वर्टिसेस इस फेस का भी पार्ट होगा, इसका भी पार्ट होगा, इसका भी पार्ट होगा, पीछे वाले का, नीचे वाले का तो नहीं है, तो नीचे वाले के कारण, इन तीनों के कारण ही हमें पॉजिटिव आ रहे होंगे। अब कैसे करें सर इसको एक काम करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा करो कि इसको ऐसा बना दो कि ये क्लोज्ड बन जाए, सरफेस पे है ना, दिक्कत यही है ना, दिक्कत है यही ना, क्लोज्ड हो जाएगा तो गॉस लॉ फॉलो कर देगा ना। मैं बोलूंगा कि ये इसको एक क्यूब बना दो,
ठीक है, इधर भी वही ले आओ। इधर भी और वही ले आओ। अब ये तो हो गया बैक साइड, आगे भी ऐसे ही लगेगा। अब ऐसा एक क्यूब बना दिया मैंने, ऐसा एक क्यूब बना दिया जो कि सब कुछ इसको घेरे हुए है। अब क्या ये इसके सेंटर, क्यूब के सेंटर में घुस गया। अब ये वाला फॉर्मूला गॉस लॉ का हम लगा सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हमें गॉस लॉ को बनाने के लिए क्या बोला था? क्लोज सरफेस है, और वो सरफेस क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला लगता है। क्यू इनक्लोज में इसने फंसा दिया, ना बाहर रखा ना अच्छे से अंदर रखा। तो अब जब जाके हो गया तो ये चीज देखो, एक और मैंने आपको बोला था कि गॉस लॉ जब क्लोज सरफेस के अबाउट अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का तो हमें हेल्पफुल होता है, ये मैं मानता हूं। तो यहाँ हेल्पफुल कैसे होगा सर? ये देखो, ये सिमेट्रिकल के कारण हर क्यूब के इस फेसेस से, इसके इसके और ये वाला ऊपर वाला फेस, इसका ये पीछे वाला फेस और नीचे वाला फेस, तीन तीन फेस सबके बन रहे हैं। ठीक है, और टोटल कितना निकल रहा है? मतलब इसी के थ्रू फ्लक्स निकल रहे हैं, और सब लोग क्या है, सारे क्यूब क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे? ये देखो, इसके सेंटर पे गया हुआ है चार्ज, इस बड़े से क्यूब के सेंटर पे चीज बैठी हुई है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? सिमेट्रिकल है। अच्छा, आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। देखो, यहाँ पे क्यू है, कॉर्नर पे रखा हुआ है। हमने क्या किया, ऐसा एक क्यूब बना दिया। देखो, अब बताओ क्यू इनक्लोज हो गया कि नहीं इसके अंदर? और कैसे कैसे निकलेगा? देखो, इस सरफेस से निकलेगा, इस क्यूब के इन तीन सरफेस से निकलेगा, इन तीन सरफेस से निकलेगा फ्लक्स, ऐसे फील्ड जैसे भी जा रही होगी। इसकी तो सिमेट्रिकल होती है, तो ये रहा, तो ऐसे फील्ड ऐसे निकल रही होगी। इसके ऐसे निकल रहे होंगे, फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होंगे। ठीक है, तो यानी हमें कितने क्यूब लग गए? एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, चार क्यूब, नीचे वैसे ही चार, एक, दो, तीन, और एक इसके पीछे वाला चार, तो कुल 8 बने। तो मैं बोलूंगा कि फ्लक्स थ्रू द बिग सरफेस, ये जो बिग सरफेस, बिग क्यूब है, जो बिग वाला क्यूब है, ये वाला पूरा बड़ा वाला, देखो ये तीन सरफेस से तो निकल रहे हैं, फिर इसके भी वैसे ही तीन सरफेस से निकलेंगे। सारे से ऐसे मैच करोगे तो लगेगा कि ये पूरे बड़े से क्यूब के पूरे सरफेस से निकल रहे हैं वो चीज। तो ये बड़ा क्यूब है, उसके कारण मान लेते हैं क्यू, मतलब बड़ा वाला क्यूब है, इसको मानते हैं, इसको इसको ये बोल देते हैं कैपिटल एस। ठीक है, तो बड़ा कैपिटल एस के कारण हमें मालूम है क्यू इनक्लोज्ड आपके पास क्यू है, और बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब एक एक के कारण कितना होगा? तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स स्मॉल एस। स्मॉल एस कौन सा मान रहे हैं? इसके सरफेस को, ये वाले सबके तीन तीन पड़ रहे हैं, एक दो तीन, यानी ऐसे वाले सरफेस। देखो ये सरफेस सिर्फ एक का मैं दिखा रहा हूं सिर्फ, ये वाला अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है तो ये पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन इसके कारण निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है। ठीक है, सबके तीन तीन बने हुए हैं, सारे सिमेट्रिकल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल है। तो इसी के लिए इस सरफेस से, यानी इस क्यूब के इस सरफेसेस से
दूसरे क्यूब के फिर वैसे 3 सरफेसेस से सारे से मिला के, यानी छोटे छोटे हर के सरफेस हर का सरफेस सेम होगा, मतलब सरफेस एरिया सब कुछ सेम होगा, ठीक है ना। हाँ, ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है, ये किसी का ऐसा वाला बन रहा होगा, किसी का नीचे वाला बन रहा होगा, लेकिन 3 ही बनेंगे, 3 ही फेस पे रहेंगे, ठीक है। अलग अलग हो सकता है, किसी का ऐसा वाला ये वाला पोर्शन बन रहा होगा, ये वाला 2 इसका और एक ऊपर, किसी का 2 इस ऐसे और एक का नीचे, लेकिन सब 8 का इक्वली बन रहा होगा तीनों फेसेस से। फेसेस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अलग बात है। तो हो गया 8 टाइम्स स्मॉल, ये जो सरफेस हो गया, जो इफेक्टिव सरफेस कह लो स्मॉल क्यूब्स के, ठीक है। तो 1 के कारण कितना हो जाएगा, यहां पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 टाइम्स 5s, तो एक क्यूब जो कि हमारा क्वेश्चन में था, ये एक क्यूब, ये एक क्यूब, ये तो हमने बना दिया था, ये तो कंस्ट्रक्शन था। इस एक क्यूब के कारण कितना निकल रहा होगा, जो स्मॉल एस Q से upon epsilon naught. 8 एप्सिलॉन नॉट। अरे यहाँ पे 5s की जगह कैपिटल एस वाला वैल्यू रख दो ना, यहाँ पे ये रखे, इसकी जगह ये रखे, इसकी जगह ये रखे, इक्वल टू 8, तो ये हो गया। यहाँ पे इन दोनों को रखे तो फिर ये आ गया, और फिर ये आ गया, तो इस छोटे वाले सरफेस के कारण कितना आया, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चंस करते करते आएंगे धीरे धीरे। चलो अब इसके कारण बताओ। अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, अ हॉलो सिलेंडर रहे या कुछ भी रहे, आपको बस ऐसा मैच करना है। अगर सिलेंडर लिखा हुआ है तो सिलेंड्रिकल सरफेस पूरा लेंगे। अब इसमें देखो कि बस हमारे पास क्यू इनक्लोज होना चाहिए, नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा। अगर क्यू इनक्लोज नहीं है तो इसके अंदर क्यू इनक्लोज है क्या, हाँ दिया हुआ है, चार्ज अंदर में रखा हुआ है। हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। चलो सर रिलैक्स हो गए, गॉस लॉ के लिए लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इफ फ्लक्स फाई जो फ्लक्स है इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऐसा यूनिट जो दिया हुआ है एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी, यानी बोल रहा है कि इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके थ्रू, बी के पास। तो फाई भी ऐसे फाई दिया हुआ है, ऐसे मतलब वैल्यू दे दी है कोई फाई, इसको फाई नॉट बोलते तो और अच्छा लगता। फाई ऐसे तो जनरल टर्म हो गया ऐसे वाला, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे आते भी है क्वेश्चंस, ठीक है। तो मतलब ये फाई मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मानना है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि किससे है, वो बी जो सरफेस है, ये सरफेस का एक पोर्शन जो कर्व वाला है उसके थ्रू फ्लक्स है बी, ये फाई। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन यूनिट्स, जो ऐसा यूनिट में है, विल बी। इसको अभी आपको V बाई मीटर में नहीं पढ़ाया है, वोल्ट बाई मीटर में नहीं पढ़ाया है, आपको जो पढ़ाया है वो E/PS है ना। यानी आपका पास क्या होगा, E को कैसे आपने बताया था, आपको पढ़ाया था न्यूटन पर कूलम इसका फील्ड का, और एरिया मीटर स्क्वायर। तो आपके लिए ये दोनों, लेकिन ये दोनों यूनिट सेम होते हैं, ये दोनों यूनिट सेम है। या आपको जब मैं E और V के बीच में रिलेशन बताऊंगा तब ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये भी यूनिट लिखा जा सकता है, ठीक है, या वोल्ट पर मीटर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो आप ऐसे बस समझ लो, V लिखा हुआ है, M लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही दिमाग में मान लो, ऐसा ही यूनिट में है, ऐसा ही यूनिट में, बस आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो बोल रहा है कि जो फाइव बी है, फाइव बी क्या है, फ्लक्स थ्रू किसके, इस सिलेंडर के कर्व सरफेस के जो फ्लक्स निकल रहा है, या फ्लक्स उसके अंदर इंटर कर रहा होगा, जो है जैसे पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स आउटवर्ड भेजेगा, यानी फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस इज फाई दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इस प्लेन सरफेस से कैसे निकालेंगे, कितना होगा। तो आप पहले क्या लगाओगे, सोचोगे मैं गॉस लॉ लगाऊं कि ना लगाऊं, तो माइंड में क्या आएगा, क्या ये क्लोज सरफेस है, क्या ये एक सिलेंडर क्लोज सरफेस है, क्या सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि ये बाहर का चीज पड़ रहा है और ये अंदर का चीज पड़ रहा है।
बोलो। Yes, sir. तो अगर पढ़ रहा है ठीक है, तो अब इसको हमने क्या बोला था कि हम एक और माइंड में गेम खेलते हैं। जब सरफेस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसको क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट में तोड़ देते हैं। क्यूब के फेसेस में बांटे थे कि नहीं, क्यूब में इसको 6 फेसेस में बांट दिए थे ना, इसके Yes, क्यूब के सरफेस को यहाँ पे भी हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक ये वाला पोर्शन, इसको एक बोलेंगे सर्कल है, ये दूसरा, ये भी सर्कल है, ठीक है, और ये तीसरा कर्व वाला, पूरा ऐसा कर्व वाला, ये वाला पूरा पोर्शन। तो ये तीनों सरफेस मिलके क्या बना देंगे, वापस जो क्लोज सरफेस है वही हमारा क्रिएट कर देंगे। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिकल है, यानी हमारे पास सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है, सिलेंडर के सरफेस सेंटर पे रखा हुआ है। तो अब ये बोल सकते हैं कि यहां से जो फ्लक्स जा रहा होगा या यहां से जो फ्लक्स जा रहा होगा बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सिलेंडर के ये सेंटर पे रखा हुआ, सिमेट्री है वहां पे। तो ये चीज हमें मालूम है कि इस टोटल सरफेस से फ्लक्स कितना जा रहा होगा, फ्लक्स ड्यू टू, इसको हमने ए बोला, इसको बी बोला, इस सरफेस को सी बोला, फ्लक्स ड्यू टू ए प्लस बी प्लस सी। जो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो सरफेसेस है, क्या ये तीनों मिलके क्लोज सरफेस बन जा रहे हैं क्या? yes, sir. तो क्लोज सरफेस बन जा रहे हैं, तो फाई थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गॉस लॉ, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. अब Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया सर, ठीक है। अब ये बोल रहे हो कि ये जो फ्लक्स है ये क्लोज सरफेस पे आया सर, हमें निकालना है किसके, द लिंक थ्रू द सरफेस ए, ये सरफेस से निकालना है। ए तो क्लोज सरफेस नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात लगाएंगे, फ्लक्स ए प्लस बी प्लस सी एक्चुअली क्या दिख रहा है सर, फ्लक्स थ्रू दिस वन प्लस फ्लक्स थ्रू बी सर। फाई बी दिया हुआ है, ड्यू टू बी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कितना मान लिया गया, फाई। ये नहीं मालूम है सर, ये भी नहीं मालूम है सर, लेकिन ये बोल दिया गया कि दोनों सेम होंगे सिमेट्री के कारण। इसको मान लेते हैं फाई नॉट, इन दोनों को मान लेते हैं फाई नॉट। तो इसको मॉडिफाई कैसे कर देंगे इस चीज को अब ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो, इस चीज को अब यहाँ पे ऐसे लिख दे क्या, फाई ए प्लस फाई सी 2 टाइम्स फाई नॉट प्लस फाई बी जो दिया हुआ है फाई, ये किसके बराबर होगा, फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, वो किसके बराबर है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या यही चीज हम लिख सकते हैं क्या, Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, इसको इधर ले जाते हैं, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाई नॉट। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, ये देखो फाई नॉट को इस साइड ले गए तो फाई नॉट इस साइड आ गया, फिर इसको हाफ से डिवाइड, इधर 2 को इधर भेज दिए तो ये नीचे हाफ उतर आएगा, तो ये फाई नॉट हमारे पास आ गया। और यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थ्रू ए जो हमने माना था, थ्रू ए को क्या माना था, ए और सी के थ्रू जो फ्लक्स फ्लो हो रहा था, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए एंड सी आर इक्वल बिकॉज ऑफ द सिमेट्री एंड वी अज्यूम इट टू बी फाई नॉट। तो फाई नॉट हमारे पास क्या आ गया, 1/2 Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। आया कि नहीं, श्वेता बेटा थोड़ा अपने आप को ये म्यूट कर लो। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि डाउट है इसमें, सर रिपीट कर दो। रिपीट कर दो, ठीक है। चलो अब यहां से देखते हैं रिपीट क्यों करें, हम आपको दिखाते हैं। ये देखो इसके कारण फील्ड अपना बन रहा होगा,
ये कर्व सरफेस से भी गुजर रहा होगा, इससे भी गुजर रहा होगा, सबसे गुजर रहा होगा, अपना निकल रहा होगा। हमने बोला ये चार्ज क्या है, सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ये चार्ज सिमेट्रिकल रखा हुआ है। सिमेट्रिकल कैसे मालूम, सेंटर ऑफ द सिलेंडर पे रखा हुआ। तो उस कारण से सर हमें बेनिफिट क्या होगा कि फाई जो ए होगा वो इज इक्वल टू फाई बी हो जाएगा। फ्लक्स थ्रू ए इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बी, क्यों, सिमेट्री के कारण। पहली बात सर, आप इस क्लोज सरफेस को 3 सरफेस में बांट दे रहे हैं। इस क्लोज सरफेस को, यानी जो सरफेस एस है हमारे पास, वो ए प्लस बी प्लस सी में बांट दिया आपने। ए कैसा है, एक सर्कल है, प्लेनर सर्कल। सी कैसा है, एक दूसरा प्लेनर सर्कल। बी कैसा है, कर्व सरफेस जो कि 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी देख लो, अगर मान लो कि यही है, अब ये वाला देखो ग्लास है मेरे पास, अब ऐसे ही तो हो गया, हमारे पास सिलेंडर भी तो ऐसे ही होता है। तो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये तो 3D में एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये पूरा सरफेस, ये पूरा पूरा। तो ये सरफेस को मान लिया मैंने, क्या बी माना, इसको क्या माना ए, और इसको क्या मान लिया सी। अब ये तीनों सरफेस मिलके क्लोज सरफेस बन रहे हैं कि नहीं। यस सर। तो इन तीनों सरफेस से क्लोज सरफेस बन रहे हैं, तो इसके ऊपर गॉस लॉ लगा देंगे कि नहीं। यस सर। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस लॉ क्या स्टेट करता है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज मालूम है, क्लोज पूरे सरफेस से हमें मालूम है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि ए से कितना गुजरता है। ए और बी के बीच में मतलब फ्लक्स थ्रू ए और फ्लक्स थ्रू बी सेम होगा, सिमेट्री के कारण। ठीक है, अब बी का क्या है, दिया हुआ है सर, इसका वैल्यू फाई दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको छोड़ दो, ये यूनिट बार बार ऐसे associated with the curved surface B. If phi is the electric flux associated with the curved surface, this curved surface B, जिसको हम B बोल रहे हैं, ठीक है, इससे जो फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स थ्रू दिस B इस क्या है, इसको फाई माना गया। तो अब हम ये चीज जानते हैं कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू A प्लस फ्लक्स थ्रू B प्लस फ्लक्स थ्रू C। ये मालूम है Q बाय Q है, इसका Q इनक्लोज Q है बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई A, जो कि दे रखा है कि फाई B के बराबर है। तो फाई C, यहाँ पे C है ना, ये वर्ड C है ना, क्यों मैं B क्यों बोल रहा था, अरे यार, फाई C। तो फाई C और फाई A सेम है, तो फाई A तो और फाई C तो लिख सकते हैं इसको 2 टाइम्स फाई A। और फाई B क्या है, फाई B क्या है बताओ, फाई है, दिया हुआ है। तो अब फाई A निकाल सकते हो कि नहीं, क्यू दिया हुआ है आपके पास, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, फाई दिया हुआ है, तो फाई A निकाल सकते हो ना इस इक्वेशन से। यस सर। तो निकालोगे तो क्या आ रहा है वो फाई A, इसी चीज को देखो, फाई A इज इक्वल टू 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। बहुत सही, ठीक है। यही आ रहा है ना, तो देखो यही आंसर है। यस सर। देखो ये बोलो, देखो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी देखो, नहीं समझ में आया तो देखो, ये कर्व सरफेस के से जो फील्ड निकल रहा होगा, तो इसके कारण से अपना फ्लक्स दे रखा है फाई ड्यू टू बी इक्वल टू फाई। अब ये देखो, ए के थ्रू निकल रहा होगा तो इसको कह दे रहे फाई, और सी के थ्रू जो निकल रहा होगा फील्ड लाइंस, इसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा होगा उसको फाई सी कहते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल हमारे सिलेंडर से, यानी जो क्लोज सरफेस है उससे ये निकला। टोटल सिलेंडर के फ्लक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सरफेस को हमने डिवाइड कर दिया, इसी के लिए हमने इसको लिख सकते हैं फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी। सेम काम करते आ रहे हैं सर,
क्यूब में भी ऐसे ही मान लेते हैं, 6 प्लेनर में बांट दिया है, कैसे भी बांट दिया, किसी भी टाइप में सिमेट्री दिखाने के लिए, लाने के लिए। अगर हमें ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो क्लोज सरफेस को हम छोटे छोटे पोर्शंस में बांट सकते हैं। तो जो टोटल होगा क्लोज सरफेस से फ्लक्स, वो क्या होगा, उन छोटे 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 सरफेसेस से जितना फ्लक्स निकल रहा होगा उनका टोटल एडिशन होगा, सम होगा। और ये दिया हुआ है, और फाई ए यहाँ पे फाई डैश मान दिया, जो भी मानो इसको, ये फाई ए ही रखते, ये भी रख सकते हो, अपने मन से श्रद्धा है अपनी भगवान के ऊपर, और फिर निकाल दिया आंसर। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नहीं ना? देखो आ भी जाता है आंसर। एक और क्वेश्चन करो, ये वाला। कंसिडर एन एक सेकंड, अच्छा टाइम हो गया क्या? थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं ना बैठ के, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई काम वाम तो नहीं ना है? नो सर। ठीक है ना? चलो, कंसिडर अ इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड लेंथ L/2, a uniform charged rod of length L. ओके, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक फाइनाइट लेंथ के ऊपर हमने चार्ज दिया है। तो इसके यहाँ पे अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म है, इसका अर्थ मैं ये बोलूंगा कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी सब पॉइंट पे सेम है। इसका dq/dl सबका एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। कुछ भी हो, ये आर्बिट्री है, ये आप वैल्यू चूज कर लेना, 2 3 4 5, लेकिन जो होगा एक बार फिक्स हो गया। इसके ऊपर सब पॉइंट पे इसका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है। इस तब इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर चार्ज टोटल लेंथ पे। ठीक है, अब ये क्या करता है, कितना लेंथ है, L लेंथ है, क्यूब का क्या है, L/2 है, मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एट अ स्मॉल बट कांस्टेंट स्पीड, धीरे 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 बहता है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। एट t इज इक्वल टू 0 द लेफ्ट एंड, ये जो इसका लेफ्ट एंड है, जस्ट टचेज द सेंटर ऑफ द फेस, टचेज द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ क्यूब अपोजिट टू इट। तो यहां पे जो दे रखा है क्यूब के, ये इसका जो रॉड का जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है ना, लेफ्ट एंड, ये क्या कर रहा है, क्यूब के राइट फेस को, क्यूब का तो ये राइट फेस हो गया ना भैया, ये वाला, ठीक है ना, फेस ऑफ द क्यूब अपोजिट टू इट, ये वाला पोर्शन पे, ठीक है, इसको जस्ट टच कर रहा है एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ फ्लक्स का ग्राफ क्या होगा अगर ये स्मॉल v से मूव करेगा, क्योंकि ये चार्ज इसके अंदर जाएगा। तो बताओ इस क्यूब यानी इस क्यूब को, इस क्यूब यानी ये वाले पूरे टोटल क्यूब है, उसका जो सरफेस है S, ठीक है, उसके थ्रू फ्लक्स जो जाएगा वो टाइम के साथ कैसे आएगा, कैसा दिखेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, इसका वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ। चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े करवाऊंगा तो आपको थोड़ा कंफर्ट आएगा। देखो हो क्या रहा होगा, which of the graph shows the which of the graph shown in the figure represent the variation of the flux of electric field through the cube as the rod goes in। ठीक है, आप इसमें से ऐसे तुक्का मारने की कोशिश करो कैसा होगा। अरे मारो तुक्का, इससे आपका समझ में आएगा कि लॉजिक कैसे सोचने की कोशिश कर रहा है। मैथमेटिकली नहीं निकालना है, सोचो इसको, मतलब एक बहुत ही रफ आइडिया में सोचो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, अब सोचने के लिए, कैसे बताने के लिए बता रहा हूँ, सोचने के लिए कर रहा हूँ। ये रॉड है सर, t टाइम जीरो पे क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ द फेस ऑफ जो जो क्यूब है, ठीक है, क्यूब का जो राइट फेस है, जो मतलब जो बिल्कुल जो रॉड जहां टच कर रहा है यहाँ पे, इस फेस से क्या करता है, इंटर करना स्टार्ट कर रहा है।
ए किसी ने बोला, ठीक है। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब इंटर करने की कोशिश कर रहा होगा। अब इसमें जैसे ही इंटर करेगा, यानी इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स अगर मुझे सोचना है, तो यानी इसके अंदर के चार्ज के बारे में सोचना होगा, क्यू इनक्लोज्ड के बारे में सोचना होगा। तो जैसे ही अंदर घुसेगा तो धीरे से कुछ टाइम बाद, मान लो कि ये रॉड, अरे इधर मत जाओ भैया, तो ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, रॉड इसके अंदर थोड़ा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो यानी रॉड अंदर आया तो चार्ज भी अपने अंदर लेके आएगा कि नहीं? यस सर। धीरे 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 तक और अंदर आएगा, फिर और अंदर आएगा, फिर और अंदर आएगा, फिर और अंदर आएगा, एक टाइम तक L/2 तक आते जाएगा। यानी क्या हो रहा होगा अंदर में, चार्ज इंक्लोज्ड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा कि सेम रह रहा होगा? सर इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज हो रहा होगा। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन बढ़ रहा होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। रॉड अब मान लो कि फिर इसके आगे जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ चला गया रॉड। अब क्या, ये रॉड टोटल लेंथ L है, ये L/2 है, तो अभी तक रॉड यहाँ पे अगर यहाँ तक आ जाता है, इस सरफेस तक टच करता है, अभी भी आधा रॉड को और ट्रेवल करना है, राइट? तो अब वो मान लो कि रॉड आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसके अंदर जो क्यू इनक्लोज्ड है उसमें कोई चेंज आएगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट हो जाएगा। यानी यह फ्लक्स क्या होगा, एक वैल्यू पे आके या रुक जाएगा। कब तक रुक जाएगा? जब तक ये वाला एंड इसका यहां तक ना आ जाए। उसके बाद देखो और आगे जाएगा तो क्या धीरे धीरे लीव करते जाएगा, यानी यहाँ पे आके खत्म होगा, फिर यहाँ पे ऐसे खत्म, ये यहाँ पे ही हो रहा है, ये यहाँ पे ही हो रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डायग्राम दिखाने के लिए, ठीक है, नहीं नहीं तो लो मिटा देते हैं। जाओ, यहाँ से अगर मान लो कि ये रॉड चला गया, यहाँ तक चला गया, अब इसके बाद क्या होगा, कुछ पोर्शन यहाँ पे आके रुकेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब क्यू इनक्लोज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। डिक्रीज हो रहा होगा। अब देखो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इनक्लोज्ड। पहले आपने बोला क्यू इनक्लोज्ड बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा, फिर दूसरे में जाके कांस्टेंट हो जा रहा है सर, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड कांस्टेंट हो गया है। तीसरे पोर्शन में जाके जब वो इस रॉड क्या कर रहा होगा, जब इसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया होगा, फिर डिक्रीज हो रहा होगा। कौन सा ग्राफ ऐसा लग रहा है जहां पे फ्लक्स पहले इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, फिर कांस्टेंट बन रहा है, फिर डिक्रीज होते जा रहा है? डी। डी दिख रहा है ना? यस सर। तो ये लॉजिक आप समझ रहे हो, आप कैसे लगाना स्टार्ट करोगे गॉस लॉ को? यस सर। यस सर। समझ रहे हो ना आप बेटा? देखते हैं किसने बोला, देखो तान्या ने सही बता दिया था। तान्या को तो पहले ही से मालूम है आंसर। वो कहती है कि सर मैं तो ऐसे ही बता देती हूँ, पढ़ने आ जाती हूँ, मुझे तो आइडिया है चीजों का। तो बहुत सही तान्या, इस चीजों को आप देखते रहोगे, ठीक है? ये चीजें, इसको जरूरी नहीं है कि सॉल्व, जितने वेरिएबल्स दे रखे हैं, अब आपको मैं बताऊं कैसे रहा होगा। v स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है, तो आपके पास v स्पीड से जा रहा होगा, तो कितना, अगर कांस्टेंट स्पीड से, स्लो बट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा, तो अंदर में चार्ज कैसे कैसे बढ़ते जा रहा होगा। तो जितना अंदर में लेंथ कवर कर रहा होगा, जितना लेंथ कवर करेगा, तो यानी v इंटू टी, उतना ही उसके ऊपर चार्ज आ रहा होगा। तो इनटू, यानी इसका जितना लेंथ अंदर चला जाएगा, v इंटू टी, इसका क्या होगा, उतना लेंथ अंदर चला गया, राइट? और वो लेंथ क्या होगा, इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से, तो क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा। आपको इतना मैथमेटिकल नहीं सोचना है, लेकिन होता होगा तो मैथमेटिकली ऐसे ही हो रहा होगा ना, राइट? इस टाइम तक कुछ एक ये जो फॉर्मूला बना है v इंटू लैम्डा जो आ रहा है आपके पास, ये क्यू इनक्लोज दे रहा होगा, तो ये t जो है आपका वेरिएबल है, टी तो अपना बढ़ रहा है, अपना चल रहा है। वी क्या है, वेरिएबल है? नहीं सर, कांस्टेंट बोला हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्मॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। लैम्डा क्या है सर, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है यानी लैम्डा हर वैल्यू पे सेम है सर, अभी आपने बोला था। तो यानी ये क्यू इनक्लोज धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ रहा होगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक ले इस सरफेस पे यहां तक जाएगा, उसके बाद तो क्यू इनक्लोज, ये ठीक है, इसका लेंथ इधर जाते जाएगा,
इधर जाते जाएगा, लेकिन अंदर में हमें देखना है भैया, इनक्लोज्ड वाला देखना है, बाहर है कैसा भी है कुछ भी उसको नहीं देखना है। फिर 0 हो जाएगा और फिर t जाएगा, फिर इस फॉर्मूले से क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। क्योंकि लेंथ इस तरफ जाते जाएगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा Q0 माइनस दिस टाइम, धीरे 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 इससे नीचे इसको वैल्यू को छोटा करते जाएगा, छोटा करते जाएगा, और वो 0 के पास चला जाएगा जब उसका रॉड पूरा निकल जाएगा। तो और ये Q0 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा इसमें, जो मैक्सिमम टोटल जब पूरा रॉड अंदर, मतलब जितना, मतलब कैसे भी हो रॉड, लेकिन पूरा चार्ज रखा हुआ है अंदर में, पूरा लेंथ, मतलब एक फेस, इस फेस के सेंटर से इस फेस के दूसरे सेंटर तक पूरा चार्ज रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, ये देखो 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 ये देखो, समझ में आया? यस सर। तो आंसर आएगा ये। यानी हमें एक बात समझ में आया सर कि आपने जो बताने की कोशिश की है ना, तो यही बोल रहे हैं कि क्लोज सरफेस पे काम आता है, जब क्लोज पे नहीं रखता। कभी कभी एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे जानबूझ के एग्जामिनेशन वाले ने ऐसे उंगली करने लगते हैं और कहते हैं कि भैया कि हम कभी कभी क्या करेंगे ना इनक्लोज रखेंगे ना आउट वाला रखेंगे, हम दे देंगे पूरे सरफेस पे और पूछेंगे तुमसे अब निकालो, तो हम कहेंगे कि हम सिमेट्री का थोड़ा समझ से रखते हैं। हम समझ रखते हैं कि अगर क्यूब अब हमारे पास दिया हुआ है तो क्या और वैसे ही क्यूब मिलके किसी तरह से इसको क्लोज सरफेस बनाया जा सकता है कि नहीं। उस चार्ज को जो सरफेस पे रखा हुआ है वो उस छोटे से क्यूब पे सरफेस पे रखा हुआ है, मैं बड़ा सा क्यूब बना देता हूं जिसके सरफेस पे नहीं रखा होगा, उस सरफेस के अंदर होगा वो, बड़ा से क्यूब के सरफेस के, जो बड़ा सा क्यूब होगा उसका जो सरफेस है उसके अंदर है। अब देखो गॉस लॉ अब लगा लूंगा मैं, ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आज एंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आज एंड करते हैं क्लास को। फिर नेक्स्ट टाइम से मैं इसका आपको मैं बता रहा हूँ ये वाली चीजों को आ रहा है। हाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे क्या करेंगे, थोड़ा फास्टली काम करना है। गॉस लॉ को मैंने अभी बोला था कि अभी देखो सिमेट्री जैसे वर्ड्स आने लगे, यानी गॉस लॉ जो आप बोलते हैं जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे, वो उसके लिए एक ही कंडीशन होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए। क्योंकि क्यू हमें कैसा लेना है, इनक्लोज, तो क्यू इनक्लोज लेना है तो हमें क्लोज रीजन मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लोज रीजन मालूम होगा तो क्लोज रीजन का सरफेस होगा एक, और उसके अबाउट जो फ्लक्स निकलेगा वो उसके बारे में रिलेट करता है। तो अब हमारे पास ऐसा हो सकता है सर कि गॉसियन सरफेस में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे। आप बोल रहे हो कि एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है सर, एक पॉइंट, अरे यार तो चले जाओ फिर, एक पॉइंट चार्ज लिया सर, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज लिया, ठीक है। अब आप इसके क्लोज सरफेस में एक स्फीयर भी बना सकते हो सर, एक ये क्यूब भी बना सकते हो, ये अंदर ही रखा हुआ है, मैंने अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अरे यार क्यूब क्या है, ऐसे मान लो कोई ऐसा सरफेस ले लिया, ये ले लो, मन किया मेरा, ऐसा भी बना सकते हो। किसी का मन किया ये डिक्चिक 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 डिक्चिक, ये भी ले लिया, ये बना दिया। लेकिन एक सर बेनिफिट देखिए सर, इसको हटा देते, इसको हटा देते, ये वाला सरफेस क्लोज सरफेस एक हेल्प कर रहा है सर, ये इस पूरे वॉल्यूम के सेंटर पे रखा हुआ है। अब इन्फिनाइट वायर के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसे में सिलेंडर लेते हैं, ऐसा सिलेंडर लेते हैं, तो सर देखो ये सिलेंडर के एक्सिस पे रखा हुआ है, ये सरफेसेस क्या हेल्प करेंगे हमें समझने में कुछ क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड कैलकुलेट करूं इसके पॉइंट के चारे, के कैपिटल क्यों मान लेते हैं यार, आर स्क्वायर आएगा सर, यहाँ पे भी आर सेम, यहाँ पे भी आर सेम है, बस डायरेक्शन में डिफरेंस है सर। आर कैप इधर अपना, इधर ये वाला होगा, ये इधर होगा,
ये एक बात मान रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरी बात, एरिया वेक्टर सर, एरिया वेक्टर और इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो यानी हर जगह डॉट प्रोडक्ट जो मैं लूंगा उसमें कॉस थीटा हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच में कितना 0 है, तो कॉस 0 1। तो कुछ जगह पे सर ये जो निकाल रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हम फ्लक्स निकालेंगे तो डी फाई ए आप बोलिएगा सर, ए पॉइंट पे डिफरेंशियल पॉइंट है ना, उस पॉइंट के जो एरिया है उस पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ बोलोगे सर ई आएगा के क्यू आर स्क्वायर आर कैप डॉट, यहाँ पे जो एरिया होगा डी एस आर कैप, स्मॉल सा एरिया और इसका यूनिट वेक्टर, मतलब स्फीयर का नॉर्मल का अगर किसी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं तो वो भी होता है रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ देखो आर डॉट आर, ये और बन गया ये, और इसके बाद क्या इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो सर देखो के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, यहाँ आर भी कांस्टेंट है, सबका आर सेम है, सबके लिए आर सेम है, इसका सबका सर आर सेम है। डीएस का इंटीग्रेशन रहता है 4 पाई आर स्क्वायर बनता है, फिर आ जाता है सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने वहां पे इसका निकाला था, अब हम उल्टा करेंगे सर। अब हमें मालूम है कि ऐसे ऐसे सरफेस पे अगर ई क्या है, ई अगर सेम है और हमेशा सरफेस एरिया के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यानी ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस हो रहा है, तो क्यू इन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है सर। अब ये क्या है कि कांस्टेंट है सर, डायरेक्शन दोनों का क्या था, सेम, सेम होने के कारण डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया था सर, सॉरी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में, उसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया था सर, तो कॉस थीटा यहाँ पे हम नहीं लिए, 1 आ गया है, तो ई डॉट डी एस, और ई कैसा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा सर। ये देखो सिर्फ एरिया का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है सर। तो इसका एरिया का हम लोग को पढ़े हुए बचपन में सब रटवा दिए थे सर, बैठा है सबने बोला हुआ था बैठ बैठ के, ये रट लो, ये रट लो, क्यू का 6L स्क्वायर, ऐसे रटवा रखा है सर, हम लोग सब रट रखे हैं सर, सिलेंडर का भी रट रखे हैं सर, 2 पाई आर, ये रहा सर 2 पाई आर स्क्वायर, सब हमको ऐसे बैठ के रटे हुए हैं, ये सब रटे हुए हैं। इसका डीएस का निकाल लेंगे, यानी ई का वैल्यू में निकलने आ रहा है कैसे सरफेसेस पे, जहां पे चार्ज तुम्हारे पास सिमेट्रिकल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो, यानी अब उल्टा काम आ जा रहा है। अभी तक फ्लक्स निकाल रहे थे, अब फ्लक्स के बहाने अब ई भी निकालना स्टार्ट कर देंगे हम। समझ में आया ये चीजें? यस सर। तो गॉसियन सरफेस कभी कभी जब सिमेट्रिकल हो जाएगी तब हेल्प करेगी। सिमेट्रिकल मतलब पूरे सोर्स चार्ज के कारण वो जो प्रोड्यूस हो रहा होगा ई, वो इक्वल एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है, 3-4 कंडीशंस हैं, एक तो इक्वल एरिया वेक्टर के अलॉन्ग, ठीक है, और एक ये भी था, इक्वल आ गया आपका, एक एरिया वेक्टर के अलॉन्ग और क्लोज्ड, क्योंकि गॉसियन है तो क्लोज तो है ही आपके पास। हालांकि इसको ऐसे आप लिखते हैं ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए मुझे, सरफेस इंटीग्रेशन। तो अब इसके हेल्प से हमें ई भी आने लगेगा। अब हम इसके कारण ई देखेंगे, जो और फील्ड्स के बारे में हमने देखा है उसके कारण देखेंगे, ठीक है, और नोमेनक्लेचर वैसे ही रखेंगे, जैसे ई ए डी रखा था ना ई के लिए, एट एंड ड्यू टू। अब हमारे पास ऐसे अगर मान लो इन्फिनाइट लॉन्ग वायर वायर आ जाएगा जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक पॉइंट सोर्स भी दे रखा है, ऐसे चीजें दे रखी है, और यहाँ पे फील्ड पूछेगा, कैसे वैसे ही हम नाम नेम रखेंगे सबका, ई एट ए ड्यू टू 1, ई एट बी, ई एट ए ड्यू टू ये 2 मान लिया, वैसे ही रखेंगे। ये क्या होगा, ई नेट होगा यहाँ पे,
और इसके कारण, ये चीजों के कारण तो अभी देख लिया, अभी इसके कारण हम निकालेंगे आगे। शीट होगा, लॉन्ग, ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर होगा, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, तो अब हम गॉसियन लॉ को थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। कैसे जगह पे कैसा, अब जो मैं बोल रहा हूँ कि हर सरफेस से ऐसे निकाल सकते हैं क्या, नहीं। ये 2-3 कंडीशन जो बताया उसी से ऐसे सरफेस होते हैं क्या, हाँ होते हैं, ऐसे क्लोज सरफेस होते हैं। इसके लिए बस आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। और कोई कुछ भी किसी को पूछना है? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो बता देना, क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप से कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो आप आराम से, आप आराम करो और अच्छे से। और कोई मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते ना स्टार्ट कर दो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दो आप लोग। ठीक है, ये यस चीजें सर। फ्लक्स जैसे कॉन्सेप्ट तभी आप माइंड में आएंगे। बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके स्लिप हो रहे होंगे, कभी मैं फील्ड बोलता हूँ, कभी फील्ड स्ट्रेंथ बोल रहा हूँ, कभी वेक्टर फील्ड बोल रहा हूँ, क्या क्या है वो वर्ड्स तभी होंगे जब आप उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने लगोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगोगे, उसके फॉर्मूलाज देखने लगोगे, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो जाएगा फिर चीजों में। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मुश्किलात आ रहा होगा, क्वेश्चंस लगाओ, बस यही एक आपके ऊपर क्राइटेरिया है। ठीक है, क्वेश्चंस लगाना है आपको। ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय।